बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 6 जुलाई है साल 2021। सिद्दीक जान ने एंकर अरशद शरीफ और ARY को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इस हवाले से एक बड़ी आम खबर है, उस पर तफसील के साथ बात करेंगे। बीमार आसफ जरदारी की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौड़े लगवाई हैं और मरियम सफदर आज अपने अपील के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुई है। सबसे पहले तो आपको इल्म है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एहतसाब का निजाम कमजोर है और अब तो ये एक मिजाक बन चुका है। एक तरफ जो अपोजिशन है वो तनकीद करती है कि हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो जनरल पब्लिक है वो समझती है कि किसी एक भी बड़े मुजरम को सजा नहीं हुई जिन्होंने अरबों खरबों रुपए इस मुल्क के लूटे हैं, तो ये हमारे साथ भी एक बड़ा मिजाक हो रहा है। अब आप देखिए कि मुलजमा नहीं बल्कि मुजरमा मरियम सफदर, जिनकी सजा वक्ती तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेहरबानी से मुअत्तल है, उनको कहा जाता है अदालत की तरफ से कि आप हार पेशी पर ना आया करें। इसके बावजूद वो हार पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और दीगर अदालतों के अंदर पहुंच जाती हैं, और वहां पर जाकर क्या करना होता है। उनके वकील साहब आज पहुंचे और उन्होंने क्या कहा, पहले मैं आपके सामने ये रखता हूं। एमनफील्ड अपार्टमेंट केस के अंदर आपको इल्म है ये इनको सजा हुई थी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी सजा हुई थी, और इस सिलसिले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अपील बेंच सुन रहा है, 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल ये बेंच है। नवाज शरीफ ऑलरेडी उनकी जायदादों की नीलामी का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो इश्तिहारी है, और अब मरियम सफदर वहां पर पेश हुई हैं और उन्होंने कहा है, उनके जो वकील है अमजद परवेज एडवोकेट, उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं थोड़ा बीमार हूं, लिहाजा हमें एक तारीख दे दें और थोड़ा टाइम ज्यादा दे दें और मैं तैयारी के साथ पेश हूंगा। और केस की जो समात है वो बिल आखिर अदालत ने मुलतवी की है 15 जुलाई तक। अब ये जो समात है मुलतवी करवानी थी, वकील साहब इसके लिए तैयार थे, लेकिन एहतमाम कितना किया गया, बाकायदा इस्लामाबाद और गिरदो नवाज से नून लीग के अपने वर्कर्स को जमा किया गया, एक रैली का माहौल बना, गुलपाशी हुई, और एक मुजरमा जो है किस तरीके से जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सिक्योरिटी के इश्यूज, आगे जाना है बैठना है और उसके बाद निकलेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और उसके बाद जो टॉक शोज हैं उनके जो वजीफा खोर लोग हैं वो इस हवाले से टॉक शोज के अंदर जबरदस्त तरीके से तذکرہ करेंगे, और बाद अज़ां ये उनकी अच्छी कारकर्दगी के तौर पर, जो सियासतदानों की एक कारकर्दगी है उसके तौर पर मार्क्स मिलेंगे कि हमने इस एहतसाब के निजाम के अंदर 276 पेशियां भुगती थी, हमने 151 पेशियां भुगती हैं। तो ये उनकी एक, जैसे आजकल भी शेख रशीद कहते हैं कि मैंने बड़ी लंबी जेल काटी है, यानी इसका एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जितना ज्यादा जेल होगी इसका मतलब है उतना बड़ा सियासतदान है। ये इखलाकी पस्ती का इस मुल्क के अंदर आलम है। और मरियम नवाज बाहर आकर क्या कहती हैं, हमने बड़ी जिद्दोजहद की है, हम क्यों डील करेंगे, हम ऐसा क्यों करेंगे, हालांकि आपका पूरा अमल, आपकी पूरी तारीख और हालिया आपके ट्वीट्स, आपकी खामोशी, ये सारा कुछ डील ही का नतीजा है। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि वहां पर जो पूरा उसका तذکرہ होता है और ये चीजें चलती रहती हैं, और आज वो तारीख लेकर वापस आए हैं। बहरहाल ये देखना है हमारे इदारों को कि इनका क्या करना है। दूसरी तरफ जो है वो आसफ जरदारी का मामला है। आसफ जरदारी जो है उनका न्यूयॉर्क के अंदर एक अपार्टमेंट निकला है और कहा गया है कि जनाब ये जो अपार्टमेंट है इसका पैसा कहां से गया, पाकिस्तान से आपका जो पैसा गया है उसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, और अपने फ्रंट मैन के जरिए, वो पावर ऑफ अटार्नी के जरिए एक बड़ा अपार्टमेंट आपने खरीदा हुआ है। तो आज उस पर जो जरदारी है वो भी वहां पर पेश हुए और उन्होंने एक तो मोहलत मांग ली है नैब से। नैब को उन्होंने दरखास्त की है, जनाब 1 महीना दे ताकि मैं तैयारी करूं, और तैयारी करके मैं बताऊं, आप अंदाजा कर लें कि ये अपार्टमेंट मैंने कैसे लिया है। इस मुल्क का इतना मिजाक है, और उन्होंने टाइम दे दिया है, ठीक है हम बताएंगे कि आपको कैसे देना है। और आज इसी तरीके से उनकी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में अदालत आलिया का जो बेंच है, 2 रुकनी बेंच, वहां पर समात हुई और अबूरी जमानत के लिए अप्लाई किया गया कि आसफ जरदारी बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन इस अपार्टमेंट केस के अंदर हमें खदशा है कि आसफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा आप मेहरबानी फरमाएं और हमारी ये अबूरी जमानत है, इसको जमानत कबल अज गिरफ्तारी इसको अप्रूव करें। तो इस पर जो वकील है उनके, आपको इल्म है फारूक एच नाइक, वो पक्के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाल दिए, लेकिन इसके साथ जो अदालत है उन्होंने कहा जी हम अगरचे जो है इस तरीके से जमानत नहीं दे सकते, इस तरह एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी, हालात होते हैं, बाद प्रेसिडेंट जरूर है। फारूक एच नाइक ने कहा कि इस हवाले से तो ऑलरेडी अदालती नज़ायर मौजूद है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि आप मुलजम को यहाँ अदालत के अंदर हाजिर होना उसका जरूरी है, उसको लेकर आए। जमानत कबल अज गिरफ्तारी देने की जो इस्तदा है, इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए कि मुलजम की अदम मौजूदगी में जमानत की मिसाल न बन जाए,
اس لیے ایسا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس جملے سے ایک تو ثابت ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسے کر کے ضمانت جو ہے وہ حاجی صاحب کو دے دینی ہے، آصف زرداری کو، صرف وہ تشریف لے آئیں۔ تو اب انہوں نے فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 2 دن کا ٹائم دے دیں، پھر انہوں نے کہا، عدالت نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا، پھر 1 دن کا ٹائم دیا گیا، اور کل آصف زرداری کراچی سے ہاسپٹل سے ایئر ایمبولینس کے تھرو پہنچیں گے۔ اور یہ عجیب قسم کی بہرحال بیماریاں ہیں، ان سیاستدانوں کی جیل میں جائیں تو ڈائریکٹ ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے سخت بیمار ہیں، روٹین کے اندر معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آصف زرداری کے خلاف چونکہ یہ نئے کیسز آ رہے تھے تو فوراً وہ 7 دن کی ایکٹیویٹیز کی، پارلیمنٹ کا اجلاس کیا، 1 دن نیب پیشی ہوئی، اس کے بعد اس نے کہا میں تو اب بیمار ہوں، میں اپنی پرانی جو پوزیشن ہے وہاں پر جا رہا ہوں۔ اب ان کو کل آصف زرداری کو ممکنہ طور پر جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری مل جائے گی، اور ضمانتی حفاظت کے حوالے حفاظتی ضمانت جو ہوتی ہے اس کی استدعا کی گئی، تو عدالت نے کہا کہ وہ آپ جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ بہرحال یہ کل تک سماعت اس کی ملتوی کر دی گئی ہے، اور آصف زرداری کی اپارٹمنٹ کا جواب دینے کے لیے، اور وہ پیسہ کہاں سے آیا، منی ٹریل کیا ہے، اس نے کہا جی مہینہ وقت دے دیں۔ اب اتنی لوٹ مار، کرپشن، چوری، اور بلاول جا رہا ہے وہ یہی چیزیں تو کنارے لگانے جا رہا ہے، اور یہ چونکہ کرپشن کی طرف لوگوں کی نظر نہ ہو، وہ کہتے ہیں سینیٹر سے ملاقات ہے، بڑے تھنک ٹینک سے ہم نے یہ کرنا ہے، پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے۔ بہرحال ہمارے اداروں کے یہ لاڈلے لوگ ہیں، اور اس ملک کے اندر یہ بہت بڑی چور بازاری اور کرپشن ہے۔ اب صدیق جان جو ہے وہ اس چور بازاری اور کرپشن کو ایکسپوز کرنے والا صحافی ہے، اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ یہ جو موجودہ ان کے دوست ہیں، میرے وہ بڑے قریبی دوست ہیں ماشاءاللہ، اور بھائی ہیں چھوٹے، تو وہ میں پرانا ان کو جانتا ہوں، کتنی محنت کر کے وہ بندہ یہاں تک پہنچا ہے، اور کس طریقے سے وہ مثالی زکریا جو اکیڈمی ہے وہاں مظفر گڑھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، نمل یونیورسٹی کے اندر، یہ کون سی یونیورسٹی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں سے ایجوکیشن لی، پھر ان کو بڑا شوق تھا بکر کے اندر جو روزنامے ہیں وہ وہاں پر لکھتے رہے، مرتضیٰ صادق صاحب ہیں وہاں کے بڑے عام صحافی ہیں بکر کے، وہاں پر بھی انہوں نے لکھا۔ تو بہرحال یہ چیزیں تو ہو گئی، پورا وقوع آپ سن چکے ہیں، اینکر ارشد شریف اور اس کے جو گلو بٹ ہیں انہوں نے کس طریقے سے بدماشی کی۔ اب بدماشی کے بعد انہوں نے مزید کہا، بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوں، وہ کہتے ہیں ہمیں جہاں بھی صدیق جان ملے گا ہم پھر ماریں گے۔ یعنی آپ اتنے عجیب بدماش ہیں، حالانکہ صدیق جان کو کئی لوگوں نے کہا، آپ دیکھیے، اچھا اخلاق اس کو کہتے ہیں، وطن کی محبت اس کو کہتے ہیں۔ ایک تو وہاں پر کہا گیا کہ جب تک یہ ایونٹ ہے گوادر کا اور یہ پاکستان کا فائدہ ہے اس کے اندر، اس پر بات نہیں ہوگی تاکہ اس کو ایشو نہ بنایا جائے، اور یقیناً یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اس طریقے سے قانونی کارروائی نہیں کروں گا کہ یہاں گوادر کے اندر یہ بندہ جو ہے پھر اس کی سفارشیں ہو جائیں پیچھے اور یہ معاملات چلیں، لیکن ہم اصولی اور اخلاقی جنگ لڑیں گے۔ اب یہاں پر ان کے دوستوں نے، بڑے لوگوں نے کہا، جو میرے کنفرم ذرائع نے مجھے بتایا، میں نے 2 مرتبہ کال کی، بہرحال وہ چکے رات کو پہنچے ہیں، گفتگو نہیں ہو سکے، تو وہ وہاں پر جو ہے کہا کہ ہم ان کو پھینٹی لگاتے ہیں ارشد شریف کو۔ تو انہوں نے کہا جی میں اس طرح، یعنی ارشد شریف اس سطح تک گر سکتا ہے لیکن گرے ہوئے بندے سے مقابلہ کرنے کے لیے میں گر نہیں سکتا، جو بھی ہو جائے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ہم اس طرح نہیں گریں گے، لیکن ہاں جو باقی لوگ ہیں ان کا بہت پریشر ہے، اور اس حوالے سے لایا عمل بھی وہ خود بھی اناؤنس کریں گے، لیکن اس حوالے سے کچھ چیزیں کلیئر ہیں کہ جو اے آر وائی ہے اور اینکر ارشد شریف، اس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک تو جو اے آر وائی ہے، آپ نے دیکھا کہ رات کو گزشتہ شب اے آر وائی کی ریکارڈنگ موجود تھی، اور جس طریقے سے بتایا گیا ذرائع نے کہ ارشد شریف کا پروگرام نہیں چلایا گیا، چونکہ ارشد شریف سے اب لوگوں کا نفرت کا ایک رشتہ شروع ہو گیا ہے، اور ٹاپ ٹرینڈ تھا ارشد شریف کو اریسٹ کیا جائے۔ اس ماحول کے اندر اے آر وائی نے اس کا رات کا پروگرام نہیں چلایا، آگے ریکارڈنگ ان کی چلے گی، وہ پروگرام بھی وہاں پر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اگلا جو پریشر ہے وہ آ رہا ہے سلمان اقبال اور اے آر وائی کی انتظامیہ پر، کہ آپ اس طرح کے بد اخلاق اور بدماش قسم کے لوگ اگر ٹی وی چینلز پہ رکھیں گے تو یہ معاملات کیسے بڑھیں گے۔ تو ایک بڑا جو موومنٹ ہے وہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے جا رہی ہے، اور مجھے جو لگتا ہے جس طریقے سے دوستوں نے بتایا ہے کہ وہ اے آر وائی اور سلمان اقبال، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اس ارشد شریف کو رکھنا۔ اگر وہ رکھتے بھی ہیں تو پھر اس پروگرام کی جو ریٹنگ ہوگی اس پر اثر انداز یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ایک بھرپور قسم کی مہم چلے گی۔ احتجاج جو ہے وہ بھی اے آر وائی کے دفاتر کے سامنے ہو سکتے ہیں، جو سلمان اقبال ہیں وہ ان کے جو دفاتر ہیں ان کے سامنے ہو سکتے ہیں،
चूंकि जनरल पब्लिक इस वक्त जो कह रही है, सिद्दीक जान मुझे जिस तरीके से पता चला वो रोक रहे हैं कि यार इस तरीके से ना करें, लेकिन जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी, वो कहते हैं कि हम अपने तौर पर मुहिम चलाएंगे। चूंकि सिद्दीक जान एक लोग मुहिब्बे वतन होने की वजह से उससे बड़ा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं, तो वो कहते हैं कि एक निहत्ते इस तरह के सहाफी को सिर्फ इस वजह से कि ये लोग इस मकाम पर आ गए हैं कि हमारे सामने इनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, कोई मतलब बड़े जो रिटायर्ड जनरल हैं या हाजिर सरबत कोई अगर कर्नल साहब दे रहे हैं, मेजर जनरल साहब दे रहे हैं, तो इससे तकलीफ हुई कि यार ये बंदा भी उठकर एक देहात से वहां से आ गए हैं जनूबी पंजाब से, तो ये हमारे लेवल का नहीं है, लिहाजा इसके गुस्सा निकालें। तो ये एक ओवरऑल एक तो इखलाकी तौर पर भी ये गिरा है शख्स, एंकर अरशद शरीफ का पता चला है, शायद हमें पता ना चलता कि ये इतना गिरा हुआ शख्स है। दूसरी तरफ जो है वो सिद्दीक जान ने आला तरफी का मुजाहरा किया। जो इवेंट था उसके अंदर गैर मुल्की सफीर थे, सरमायाकार थे, तो बजाय इसके कि मीडिया को इस तरीके से डाइवर्ट किया जाए वो नहीं किया। और फिर भी उन्होंने मजीद कहा कि लड़ाई का मुकाबला लड़ाई से नहीं करेंगे, हालांकि दोस्तों के इसरार के बावजूद इसका जवाब हम इखलाक की उस सदा गिरेंगे नहीं, और लाया अमल जो है वो यही होगा कि आम जो सिविल सोसाइटी है वो जिस तरीके से किरदार अदा कर रही है और जिस तरीके से अदा आगे करेगी, यकीनन वो एहतजाज का रास्ता होगा और पुरअमन एहतजाज होगा, सोशल मीडिया के जरिए एहतजाज होगा, लोगों को बताया जाएगा, इनकी असलियत दिखाई जाएगी, जिस तरह पूरा तबका मलामतिया की असलियत पहले दिखाई जाती है और कुछ लोग ऐसे छुपे हुए थे वो भी अब जाहिर हो गए। तो ये जो पुराने चांद चौगादरी हैं, आप अंदाजा कर ले, हामिद मीर, अब हम जिक्र करते हैं कभी वो इधर उधर लिखे, तो क्या फर्क पड़ा है मीडिया इंडस्ट्री को? अगर हामिद मीर इधर उधर हुआ है, किसी को याद भी चंद दिन के बाद नहीं होगा और माफी तलाफी भी अभी तक नहीं हुई, तो इदारों को भी बताया जाएगा भाई आपके साथ गए हैं बंदे और आपने किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी की है। लेकिन दूसरी तरफ जो है यकीनन जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा, उन्होंने काफी जो है वो इन चीजों के हवाले से सिद्दीक जान को मुतमईन किया है, और बाकी और भी जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा है कि यकीनन ये आपसे ज्यादती हुई है और आपने फिर इस मुल्क की खातर आला कुर्बानी दी है। तो अब जो ARY है और सलमान इकबाल वो तैयार हो जाए, उनके लिए एंकर अरशद शरीफ रखना इस चैनल के अंदर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अवाम जो देखती है ARY को और जो प्रोग्राम्स देखती है वो अवाम अब आपके खिलाफ पुरअमन एहतजाज जो है उसका एक इजहार करने जाएगी। और अपने तौर पर सिविल सोसाइटी, सिद्दीक जान हालांकि कोई नई तहरीक नहीं चला रहा, लेकिन ये एक जो हिंट्स हैं मैंने इशारे के नाय के अंदर आपको लाया अमल जो है वो इस तरीके से सिविल सोसाइटी का वो नजर आ रहा है। और देखेंगे कि बड़े बड़े जो अपने आप को फन्ने खां किस्म के लोग समझते हैं वो जमीन बोस होंगे और असल मुहिब्बे वतन लोग अब आवाम के सामने आएंगे। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।